आपकी है, पर अब आपका हुनर पूरा देश देखेगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। डिजिटल दुनिया में जिन क्रिएटर्स ने अपने हुनर से रील्स को रियल बनाया, लाइक्स को लाइफ बनाया और फॉलोअर्स को फैमिली, आज वही टैलेंट पहुंच रहा है टीवी की सबसे भरोसेमंद स्क्रीन पर। डीडी न्यूज लेकर आ चुका है क्रिएटर्स कॉर्नर, एक ऐसा मंच जहां सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स सिर्फ कंटेंट नहीं दिखाते, बल्कि अपनी कहानी, क्रिएटिविटी और कमिटमेंट भी शेयर करते हैं। यहाँ हर क्रिएटर को मिलता है पूरा क्रेडिट। आपका नाम, आपका चैनल, आपकी पहचान, मंच हमारा, क्योंकि हुनर का सम्मान होना चाहिए और पहचान होनी चाहिए राष्ट्रीय। तो तैयार हो जाइए रील से रियल तक, मोबाइल से मेन स्ट्रीम तक और सोशल मीडिया से राष्ट्रीय मंच तक के इस शानदार सफर के लिए। आप देख रहे हैं क्रिएटर्स कॉर्नर, जहां क्रिएटर्स बनते हैं सेलिब्रिटीज। आज का भारत सिर्फ आगे नहीं बढ़ रहा, आज का भारत अपनी जड़ों की ओर लौट रहा है। जिस जेनजी को कभी यह सिखाया गया था कि आधुनिक बनने के लिए अपनी संस्कृति, अपने संस्कार और अपनी आस्था से दूरी बनानी होगी, आज वही जेनजी भजन गा रहा है, कीर्तन में लीन है और गर्व से साथ कह रहा है कि मैं भारतीय हूं। आज क्लबिंग के बीच भी भक्ति है, आज रैप में भी राम है और आज टेक्नोलॉजी में भी त्रिवेणी है। एआई के जरिए वेदों का ज्ञान दुनिया तक पहुंच रहा है, गीता के श्लोक ग्लोबल मंचों पर गूंज रहे हैं और भारतीय दर्शन 21वीं सदी की भाषा में बोल रहा है। एक दशक पहले तक यह सोचना भी कठिन था कि भारतीय युवा पश्चिमी संस्कृति की नकल छोड़कर अपनी सभ्यता को अपनाएंगे, लेकिन यह परिवर्तन यूं ही नहीं आया। इसी राष्ट्रवादी चेतना, इसी सांस्कृतिक पुनर्जागरण और जेनजी के इस परिवर्तन को आज विस्तार से सामने ला रहे हैं चमन मिश्रा अपनी इस विशेष वीडियो के साथ। जैन जी भजन क्लबिंग कर रहा है, जैन जी धार्मिक गीत गा रहा है, जैन जी धर्म पर और ईश्वर पर कविताएं लिख रहा है, धार्मिक विषयों पर ओपन माइक हो रहे हैं, देश की प्राचीन गाथाएं और वैज्ञानिक उपलब्धियों को जैन जी एआई से दिखा रहा है। पहले मैंने पाइन, डिप्रेशन, एंजाइटी, हार्ट डिजीज से लेकर 140 से अधिक बीमारियों के बारे में लिखा। मैं हूं चरक। जी हाँ दोस्तों, ये सब कुछ हो रहा है। मजे की बात यह है कि एक दशक पहले तक ये कल्पना करना भी आसान नहीं था कि पश्चिमी आधुनिकता के संक्रमण काल में देश की अगली पीढ़ी या फिर युवा पीढ़ी इस तरह से अपनी जड़ों से जुड़ेगी। लेकिन ये हुआ, शायद इसलिए हुआ क्योंकि देश का नेतृत्व एक ऐसे प्रधानमंत्री के हाथ में है जिसे देश के धार्मिक और सांस्कृतिक पुनरुत्थान में पूरी आस्था है। लोग सवाल कर सकते हैं कि इसमें प्रधानमंत्री मोदी का क्या योगदान है, तो इन तस्वीरों को देखिए। मैं चाहता हूं कि आप इन तस्वीरों को ध्यान से देखें। हाथ में त्रिशूल उठाए देश के प्रधानमंत्री सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में शामिल हो रहे हैं। माथे पर चंदन लगाए भारत के प्रधानमंत्री सोमनाथ मंदिर पर बैठकर ओम का मंत्र जाप रहे हैं। आसमान में ड्रोन शो होता है और सोमनाथ की गाथा प्रधानमंत्री देखते हैं। इन तस्वीरों को देखते जाइए। सोमनाथ के आगे हाथ जोड़कर खड़े नरेंद्र मोदी कोई आम व्यक्ति नहीं है। शौर्य यात्रा में डमरू बजाते मोदी जी कोई एक और प्रधानमंत्री नहीं है, बल्कि भारत के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जो गर्व के साथ ऐसा करते हैं, बार बार करते हैं। ऐसे तमाम फोटो हैं, ऐसे तमाम वीडियोस हैं जो एक आम भारतीय को मंत्र मुग्ध कर देते हैं। अब आपके सवाल पर आते हैं। हो सकता है कि आप अपने सवाल के साथ बेचैन हों, ये सोचते हुए कि पीएम मोदी ने कैसे युवाओं को धर्म से जोड़ दिया। इस पर बात करेंगे, लेकिन पहले आप इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें अयोध्या से आई हैं, जब भगवान राम के मंदिर पर धर्म ध्वज स्थापित किया गया था। उससे पहले की ये तस्वीरें हैं जब भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। अब ये तस्वीरें भी देखिए, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के समय की तस्वीरें हैं। पीएम मोदी की ऐसी तमाम तस्वीरें हैं, कभी बद्रीनाथ की, कभी केदारनाथ की, कभी साउथ के किसी मंदिर की। अब ध्यान से समझिए, इकोनॉमी में जब हम कैपिटलिज्म की बात करते हैं तो एडम स्मिथ की एक बड़ी मशहूर ट्रिकल डाउन थ्योरी का जिक्र बार बार आता है। इसमें बताया जाता है कि जब अमीर फैक्ट्रियां और कंपनियां लगाएंगे और सरकारें इसमें उनकी मदद करेंगी, मतलब निवेश में मदद करेंगी, तो इससे ऊपर से नीचे के क्रम में आर्थिक विकास होगा। पर भारत के संदर्भ में यही थ्योरी सांस्कृतिक पुनर्स्थापना की प्रोसेस में भी काम करती हुई नजर आ रही है। कैसे? देखिए, मंदिरों का पुनर्निर्माण, धार्मिक स्थलों का भव्य निर्माण, धार्मिक स्थलों पर सुविधाओं का बढ़ाना, धार्मिक स्थलों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, वहां की लोकल इकोनॉमी को मजबूत करना, ये सब भी उसी सांस्कृतिक पुनर्स्थापना का हिस्सा है। लेकिन ये सब कुछ तब तक पूर्ण नहीं कहा जा सकता जब तक कि देश के हिंदुओं के मन में उनकी संस्कृति के प्रति,
उनके धर्म के प्रति, उनके ईश्वर के प्रति गर्व का भाव नहीं होगा। सवाल है कि क्या पहले गर्व का भाव नहीं था? तो अब थोड़ा सा पीछे चलते हैं। 1975 में जय संतोषी मां फिल्म आई थी। हिंदुओं ने उस फिल्म को खूब पसंद किया, लेकिन 75 तक हिंदू समाज खुलकर खुद को हिंदू कहने से भी बचता था। मतलब यह है कि हिंदुओं के मन में अपने धर्म को लेकर ही इतनी हीन भावना भर दी गई थी कि आम भारतीय हिंदू खुद को खुलकर हिंदू तक नहीं कहता था। जय संतोषी मां फिल्म का जिक्र इसलिए किया क्योंकि उस समय कई हिंदू युवा इस फिल्म को कई बार देखने जाते थे, तो कई बार हिंदू ही उनका मजाक उड़ाते थे कि अरे फिर से जय संतोषी मां फिल्म देखने गया था क्या। कहने का अर्थ यह है कि पहले मुगलों ने, बाद में अंग्रेजों ने और फिर कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति ने हिंदुओं के मन में अपने ही धर्म को लेकर एक तरह से हीन भावना भर दी। लेकिन 80 के दशक से परिस्थितियां बदलनी शुरू हुई। संघ जैसे राष्ट्रवादी संगठन काम तो पहले से कर रहे थे, लेकिन इसी दशक में गर्व से कहो हम हिंदू हैं का नारा हिंदू संगठनों ने दिया। कह सकते हैं कि यहीं से सही मायनों में धार्मिक पुनर्स्थापना की शुरुआत हो गई थी। लेकिन समस्या यह थी कि हिंदू संगठनों को फ्रिंज बता दिया गया, सांप्रदायिक बता दिया गया, लेकिन फिर भी अलग अलग स्तरों पर कई तरह के प्रयास चलते रहे। सब कुछ हुआ, लेकिन देश के शीर्ष पर कोई ऐसा शख्स नहीं पहुंचा जो डंके की चोट पर हिंदू हो, जो अपने हिंदू होने को छिपाए ना, जो हिंदू होने पर शर्मिंदा ना हो। अब आप कहेंगे कि शीर्ष पद पर पहुंचना ही क्यों जरूरी था? तो जैसा कि अभी हमने ट्रिकल डाउन थ्योरी की चर्चा की, जैसे उस थ्योरी में पूंजीवाद में पैसा रिस रिस कर नीचे आता है, उसी तरह से सांस्कृतिक पुनर्स्थापना के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में सांस्कृतिक स्वाभिमान भी सिस्टम में ऊपर से नीचे की ओर आता है। सिस्टम के शीर्ष पर बैठा व्यक्ति अगर हिंदू होने पर शर्मिंदा है तो सब कुछ वैसा ही होगा जैसा नेहरू के समय होता था। ऐसे में 2014 में जब दिल्ली की सत्ता पर पीएम मोदी बैठे, तब वर्षों से चला आ रहा सांस्कृतिक पुनर्स्थापना का अभियान सही मायनों में अपने चरम पर पहुंचा। उसके बाद क्या क्या हुआ वो हम सभी देख रहे हैं, वो सभी हम जानते हैं। शीर्ष पर पीएम मोदी हैं जो अपनी धार्मिक मान्यताओं को लेकर, अपने धर्म को लेकर कभी किसी भी तरह के संशय में दिखाई नहीं देते। यही कारण है कि देश के युवा आज गर्व से खुद को हिंदू कहते हैं। देश के युवा भजन क्लबिंग करते हैं, धार्मिक गीतों पर मंत्रमुग्ध होते हैं, गोवा और केरल के बीचों की बजाय मथुरा और वाराणसी जाते हैं। मतलब यह है कि ये थॉट प्रोसेस में बदलाव दिखाई दे रहा है। थॉट प्रोसेस में संस्कृति और धर्म को लेकर हीन ग्रंथि के बजाय गर्व और स्वाभिमान का भाव दिखाई देता है। अगर पूरी तरह से ऐसा हो जाता है तो निश्चित तौर पर पीएम मोदी के हिस्से शायद पिछले 550 वर्षों का सबसे बड़ा परिवर्तन आएगा। अब आप कहेंगे कि 550 वर्षों का कैसे? देखिए, मोटा मोटी मुगलों का काल 300 साल का माना जाता है, मोटा मोटी अंग्रेजों का 200 साल का और कांग्रेस का 55 साल का माना जाता है। इस तरह देखें तो 555 साल बाद थॉट प्रोसेस में ये बदलाव दिखाई दे रहा है। खैर, युवाओं के बीच में धर्म और संस्कृति को लेकर इंटरेस्ट अब दिखाई दे रहा है। इसमें आप पीएम मोदी की कितनी बड़ी भूमिका मानते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। पुष्कर ये सिर्फ एक जगह नहीं है, ये एक लय है जो हर साल लौटती है। पुष्कर मेला अक्सर एक भव्य दृश्य के रूप में देखा जाता है, ऊंटों की कतारें, रंगीन पगड़ियां और भीड़ का शोर। लेकिन अगर इसे भीतर से जिया जाए तो ये कुछ और भी है, ज्यादा शांत, ज्यादा गहरा और आत्मा को छू जाने वाला। कंटेंट क्रिएटर मयंक विज के इस विशेष वीडियो में हम पुष्कर का वो रंग देखेंगे जहां आस्था का संसार है, संगीत और संस्कृति का संसार, जहां हर सुर में राजस्थान की आत्मा बसती है। अक्सर तीर्थ तो पुष्कर दास गुरु है, गंगा नाई गोमती जमुना सब चीज करी आवे तो एक धाम पुष्कर नहीं बैठे जो नर मुक्ति पावे। मैं पुष्कर के रहने वाला हूँ, सूरज नारायण पारासर। 3 देवता बड़े होते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश।
एक समय विष्णु भगवान शेर सागर में आराम कर रहे थे सरोवर में, तो विष्णु की नाभि से कमल का फूल निकला और कमल के फूल में से ब्रह्मा जी का उत्पत्ति हुआ। तो विष्णु भगवान ने ब्रह्मा जी से बोला, जहाँ आपका तपोभूमि होगा वहीं जाके फूल गिरेगा, वहीं आपका तीर्थ बनेगा। राजस्थानी रावण था, मंगला ठाकर। हम बचपन से बजा रहे, रेगिस्तान में बजा रहे हैं, इधर ही बजाते हैं, गाना बजाना करते हैं, राजस्थानी गाना। समझ बात नहीं आ बैठे थे। ओहो हमारा नाम सगन जी, प्रकाश जी। सब लोग समझ पाते हैं। कर्नाटक, तमिलनाडु, हैदराबाद, गुजरात, बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता, सब लोग सुनते हैं। हमारा गाना भी बहुत शौक रखते हैं। और मेला पहली जैसा बरीजना नहीं, नॉर्मल मेला बरीजना। पशु भी कम आ रहे हैं, ऊँट, घोड़ा, भैंस, पाड़ा सब नॉर्मल आ रहे हैं। पुराने आते हैं, मैं 25 साल हो गया है। तो ये हमारे पिताजी ने सिखाया काम है, बेरोजगार के लिए भी अच्छा व्यापार है ये। मैंने बहुत व्यापार किया, ठीक है। मैं आगे राजस्थान से मैं लिया था, बाड़मेर से, ठीक है। खरीद भी सेल की बहुत बेची, लाख में कुछ बेची। उनकी नस्ल भी बहुत अच्छी होती है और उनकी कीमत भी बहुत बढ़ती है। 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख तक चले जाते हैं, ठीक है। लाख रुपये बढ़ जाता है, 50,000 में रह जाता है। जैसे जैसे है माल उसे बिकता है। मुसाफिर भी मुश्किल है, अब इनको नीला चारा भी चालना है। और साजन रोड़ा पर बहुत ज़्यादा हो गए, रास्ते जो कच्चे रहे नहीं है। साजन इतना हो गया बहुत ज़्यादा, 2 मिनट की फुर्ती नहीं लगान देता, भेड़ देते हैं, मार के चले जाए, हमारा कुछ नहीं बढ़ता, ठीक है। बदले अब कम हो गए, पहले तो लाखों की करोड़ों की तादाद में आते हैं, अब थोड़े आते हैं, ये बात है। और आजकल की पौध है जो वो नहीं रखती इनको, कहते ट्रैक्टर लेंगे, कोई कहते गाड़ी लेंगे अच्छी, कोई घोड़ा लेंगे अच्छा है, अच्छे मकान सुंदर से सुंदर कोठी बनाएंगे हैं, अच्छे कपड़े डालेंगे, काम करे ना। मेरा नाम अभिषेक है, मेरी फर्म का नाम अभी लेदर है, कानपुर से है, कानपुर उत्तर प्रदेश। मेरा टोटल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है कानपुर में, जितने भी प्रोडक्ट हैं मैं सब बनाता हूँ लेदर के। ऐसा रीज़न क्या, देखिए एक तो यहाँ पे बिजनेस पर्पस हो जाता है हमारा, दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू है कि हर बार नए कस्टमर से, नए लोगों से मिलना, नए कस्टमर को अपने साथ ऐड करना, उनके साथ बिजनेस करना, ये एक पॉइंट ऑफ व्यू हो जाता है पुष्कर मेले में आने का। बाकी इंडिया में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा पुष्कर का मेला ही लगता है, जितनी मेरी नॉलेज है हॉर्स लवर्स के लिए। इससे बड़ा मेला ऑल इंडिया में कहीं नहीं लगता। मेरा नाम बलवंत सिंह सिद्धू, बठिंडा पंजाब। रीजन तो कई है जी, एक तो जहाँ मन बहुत लगता है, अच्छा लगता है, और बाकी सभी यार दोस्त वगैरह आते हैं जी, मिलना हो जाता है। प्राइजिंग में तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है, बहुत ज़्यादा प्राइज बोर्डों के बहुत ज़्यादा। मेरे को हो गई 24 साल। मुश्किल से ही बिलोंग करते हैं। हमारे पिताजी के टाइम से हमारा रेस्टोरेंट का बिजनेस है, ऑलमोस्ट 35 इयर्स हो चुके हैं इस इंडस्ट्री में। पुष्कर मेले के दौरान काफ़ी इंटरेस्टिंग रहता है कि काफ़ी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। तो सर ये मल्टी कल्चर है यहाँ, सारी आपको मतलब जितनी भी धार्मिक विशेषताएं होती हैं या लोगों का रहन सहन है, खान पान है, वो सब आपको यहाँ पुष्कर में पर्टिकुलर देखने को मिलता है। अब क्राउड बहुत ज़्यादा आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमें लगता है कि पुष्कर काफ़ी मतलब छोटा पड़ रहा है। नारद जी को, नारद जी आपने सबने लड़ाया, आज माता पिता में नहीं लड़ाओगे हम आपको नारद नहीं मानेंगे। तो उसने माता पिता में लड़ाने की कोशिश किया, पिताजी बोले जल्दी से बुला के लाना,
वहाँ जाके बोल दिया माता जी आप जगत की ब्रह्मानी है, वहाँ सभी देवता ऋषि मुनि बैठे हुए हैं, आप वहाँ अकेले जाओगे सौभाग्यमान नहीं दोगी। आप 16 श्रृंगार करके गाजे बाजे के साथ में सातों सैनिकों के साथ में रथ में आना। इधर से बैठा के यज्ञ प्रारंभ कर दिया तो पीछे से आया ब्रह्मा जी का पहला पत्नी सावित्री माई, आधे रास्ते में आया, उसके कानों में आवाज आई ओम स्वाहा ओम स्वाहा। तो उसने बोला मेरे स्थान पर दूसरा पत्नी कौन बैठ गया। उसने अपना वहां से विराट रूप धारण किया, आते अपने पति को श्राप दिया कि हे पति जी मेरे उसके साथ दूसरी पत्नी से शादी किया है तो तुम्हारा विश्व में एक ही मंदिर रहेगा। इसके स्नान का बहुत महत्व है, नहाए से प्राकृतिक जड़त है, दर्शन से दुख जाए और पुष्कर शिव प्रेम से तो जन्म सफल हो जाए। कार्तिक एकादशी से पूर्णवासी तक यहाँ पुष्कर मेला बढ़ता है। बोलो पुष्कर राज महाराज की जय। क्रिएटर्स कॉर्नर में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो आपकी सेहत की बात करेंगे, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए टीटी न्यूज। क्या आपको है आकर्षक बचत विकल्पों की तलाश? LIC प्रस्तुत करता है नवजीवन श्री सिंगल प्रीमियम प्लान। एक मुश्त प्रीमियम राशि जमा करें, जीवन बीमा कवर का आनंद उठाएं, परिपक्वता पर गारंटीकृत निश्चित राशि प्राप्त करें, तरलता विकल्प भी उपलब्ध। अभी खरीदें। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक छूट, नियम और शर्तें लागू। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। मैच की पहली गेंद और घुमा दिया भैंस की आंख, बॉल की जगह बैट बाउंड्री की तरफ जाता हुआ और ये ठुकी गाड़ी, गिरा बंटी, टूटा टीवी। बजाओ ताली बिल्ली। अंकल? क्योंकि सबने अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। मैसेज डियर इन्वेस्टर, एक एक्सपर्ट स्टॉक टिप खास आपके लिए। ये ऐप डाउनलोड करो और पैसे डबल करो। एक्सपर्ट जी, बदमाश का बाप हूँ मैं। ऐप डाउनलोड करने से पहले मैं आपका पूरा रिपोर्ट कार्ड निकालूं। मैं मूर्ख नहीं हूँ। डिस्टेंस। यूपीआई कहता है अगर कोई ऐसी सलाह दे तो पहले एडवाइजर की पूरी जांच कर ले और कहे मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। तीनों कॉलेज में डोंट वरी। फीस तो देखो। क्या हाल है? क्या हुआ? हाँ, फीस की टेंशन। राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही। रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा और उसमें भी 4 लाख रुपए तक, नो कोलैटरल। वो कहाँ है? मिठाई। RBI कहता है करो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया, मोंगिया स्टील। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ब्रेक के बाद क्रिएटर्स कॉर्नर में आपका स्वागत है। आज के समय में हर कोई चाहता है कुछ ऐसा जो स्वादिष्ट भी हो, सेहतमंद भी हो और घर पर आसानी से भी बन जाए। लेकिन जब बात ब्रेड की आती है तो अक्सर स्वाद और सेहत के बीच हम किसी एक को चुनना पड़ता है। आज इस सोच को बदलने जा रही हैं अश्विनी जैन। इस वीडियो से वो हमें सिखा रही हैं कि कैसे व्हीट और रागी ब्रेड यानी 100% होल व्हीट ब्रेड कैसे बनती है। Hi everyone, welcome back to my channel. The breads we usually buy from the market may not be as healthy as we think.
इसलिए आज हम बना रहे हैं व्हीट एंड रागी ब्रेड विच इज वेरी न्यूट्रिशियस, होलसम एंड हाई इन फाइबर। कुछ टाइम पहले जब इंस्टाग्राम पर मैंने इस ब्रेड की रेसिपी को शेयर किया तो काफी लोगों की क्वेरीज मेरे पास आई। That's why I have come up with step-by-step detailed process for you to understand it better. तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं एक बोल में ऐड कर रही हूँ वार्म वाटर, मिल्क एंड हनी। तो इस रेसिपी में होल व्हीट फ्लावर हम 2 पार्ट्स में ऐड करेंगे। फर्स्ट पार्ट हैज टू बी एडेड एट दिस स्टेज। जब वाटर, मिल्क और हनी अच्छे से मिक्स हो जाए, ऐड करेंगे होल व्हीट फ्लावर, रागी फ्लावर एंड एक्टिव ड्राई यीस्ट। Now mix until there are no flour pockets. इस मिक्सचर को कवर करके किसी वार्म प्लेस पर रख देंगे। अप्रॉक्सीमेटली 40 to 45 मिनट्स में ये डबल हो जाएगा। तो ब्रेड बनाने के लिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें याद रखने चाहिए। पहला, water should not be hot, it should be warm, otherwise yeast will die and the mixture will not become frothy. दूसरा, किसी भी टाइप की शुगर जैसे कि हनी, डेट सिरप, मेपल सिरप या फिर कंडेंस मिल्क को ऐड करना बहुत जरूरी है बिकॉज यीस्ट फीड्स ऑन शुगर। करीब 45 मिनट्स हो चुके हैं और ये मिक्सचर ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। अब इस मिक्सचर में ऐड करना है ऑयल, लेमन जूस एंड सेकेंड पार्ट ऑफ होल व्हीट फ्लावर, along with some salt. लेमन जूस को ऐड करने का रीजन ये है कि वो होल व्हीट ब्रेड को और भी ज्यादा फ्लफी और सॉफ्ट टेक्सचर अचीव करने में हेल्प करता है। तो मेक श्योर यू डू नॉट अवॉइड लेमन जूस। नाउ कंबाइन ऑल द इंग्रेडिएंट्स and to knead, transfer everything to clean work surface dusted with flour. Start kneading it using heel of your palm until the dough becomes smooth. It should look like this. Now to shape it in loaf, अपने loaf tin को front में रखेंगे to get an idea what should be the length of your loaf. Now flatten the dough using your hands in form of a rectangle. And start pushing the edges away from you. Once you reach the end, seal it for the last time just as shown. अब इस लोफ को ट्रांसफर करेंगे एक बेकिंग टिन में और फिर से रेस्ट करने देंगे एट अ वार्म प्लेस फॉर 30 to 35 मिनट्स। 30 मिनट्स बाद आप देखेंगे कि ब्रेड अच्छे से प्रूफ हो चुकी है एंड इट्स रेडी फॉर बेकिंग। बहुत हल्के हाथों से इस पे मिल्क एंड शुगर का मिक्सचर ब्रश करेंगे टू गेट अ ब्यूटीफुल ब्राउन कलर एंड टॉप विथ लॉट्स ऑफ मिक्स्ड नट्स। बेक करेंगे प्री हीटेड ओवन में एट 180 डिग्रीज फॉर 30 to 35 मिनट्स। I prefer to cover it with damp cloth for 10 minutes before demolding. Once the bread has come to room temperature, it's ready to cut into slices. आप चाहें तो इस ब्रेड को ऐसे ही टोस्ट करके एंजॉय कर सकते हैं या फिर सैंडविचेस बना सकते हैं। Either way, it tastes delicious. तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए।
इसी के साथ आज के क्रिएटर्स कॉर्नर के क्रिएटिव एपिसोड में इतना ही। आप अपना कंटेंट हमें ddnews.creatorscorner@gmail.com पर भेज सकते हैं या फिर आप 8130555806 नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, क्योंकि क्रिएटर्स कॉर्नर में हर क्रिएटर की कहानी मायने रखती है और हर आवाज को मिलता है पूरा सम्मान, पूरा क्रेडिट। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे नई सोच, नए चेहरे और नई क्रिएटिव उड़ान के साथ। तब तक के लिए क्रिएट करते रहिए, प्रेरित करते रहिए और देखते रहिए क्रिएटर्स कॉर्नर सिर्फ डीडी न्यूज पर। अनुमति दीजिए, बाय बाय।